तो चैप्टर्स हैं वो मैं याद से, ये चैप्टर नंबर 12 है। ये चैप्टर नंबर 12 है, एटम। पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये हम इसके 5 पोस्टुलेट्स हैं और थ्योरी में ये बहुत अच्छे नंबर आप दे सकता है। ठीक है, बहुत इजी है इसमें और ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास बोर्ड के पेपर में 3 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के। उसमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चॉइस आता है। दूसरा ऑप्शन ऑप्टिक्स से आता है, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, दोनों का ऑप्शन मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन मैग्नेटिक्स से आता है, तो मैग्नेटिक में भी 2 यूनिट है, एक यूनिट नंबर 3 और एक यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, बस कभी कभी ये देखा गया है कि जो पहले वाला क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, इलेक्ट्रिसिटी से ना दे के एटम से दे देते हैं 5 मार्क्स में चॉइस। तीनों क्वेश्चन 5 नंबर के पेपर में चॉइस आती है। ठीक है ना, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तीनों क्वेश्चन में ही चॉइस मिलती है, मस्ट है। बोर्ड का पैटर्न है जो फिक्स है, जिसको कोई हटा नहीं सकता। जब कोई भी बोर्ड का पेपर कर रहा हो, वो आना है तो आना है। ठीक है बेटा। अब देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला है, जनरली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक होता है, तो पहले मैं वो फॉर्मूला थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, वो है हमारे पास कूलॉम्स लॉ। ये एक फॉर्मूला है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो पहले मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा आपको, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ में ये कहा गया कि अगर ये हमारे पास 2 चार्जेस हैं, अगर ये हमारे पास 2 चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड Q2 है, और दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R है। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जैसे प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है और प्लस वाला प्लस वाले को रिपेल करता है, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो वो जो फोर्स लग रही होगी इनके बीच में, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसका। यहाँ K की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10⁹। Q1 पहली बॉडी का चार्ज होता है, Q2 दूसरी बॉडी का चार्ज होता है, और R दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये फॉर्मूला हम कूलॉम इसमें बोर मॉडल में यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही ये समझा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया इतना या नहीं है? ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया जो मैंने यहाँ लिखा है लेफ्ट में। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। Q1 पहली बॉडी का चार्ज होता है, Q2 दूसरी बॉडी का चार्ज होता है, और R जो होता है वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। हाँ, कुछ पूछना है प्रेरणा सिंह? अब देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो इसका पहला पोस्टुलेट पढ़ते हैं।
पहले पोस्टुलेट में ये कहा गया बेटा कि होता ये है कि जैसे एटम है, ठीक है, जैसे एटम है, एटम के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। इसका जो रास्ता है, इसका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है। इसके रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूं पॉइंट्स। इसमें कहा गया फर्स्ट पोस्टुलेट में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें 11वीं क्लास में बताया गया था, मैंने पढ़ाया भी था कि एक फोर्स की जरूरत होती है जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर वो फोर्स मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम सकता है। अगर वो फोर्स नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम नहीं पाएगा। जैसे आपको याद होगा 11वीं क्लास में बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा था हमने, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ा था, और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और ऐसे ही अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, सैटेलाइट के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी होती है, इन सब के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स की जिम्मेदारी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर सकती है, रिवॉल्व करा सकती है, ठीक है। है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए होगा, दोनों न्यूक्लियस होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन किसका है, नेगेटिव चार्ज का है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमे जा रहा है। आई बात समझ या नहीं, क्या कहते हो बेटा, बताइए। तो हम ये बोलेंगे कि सर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। यहाँ m होता है मास, v होता है स्पीड और r होता है रेडियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय r²। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। अब यहां पर Q1 क्या होता है, इसका चार्ज, Q2 क्या होगा, इसका चार्ज, या Q1 इसे मान लो, Q2 से मान लो, बात एक ही है, और R क्या होगा, रेडियस, ठीक है। अब आप देखिए Q1 तो इलेक्ट्रॉन हो गया, Q1 किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। Q2 किसके बराबर होगा, Q2 होगा न्यूक्लियस का चार्ज। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर न्यूक्लियस में होता कौन कौन है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है बताइए, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है,
न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव का, पॉजिटिव का ई। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव का ई। जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव का प्रोटॉन पे होता है। अच्छा, वो तो एक प्रोटॉन पे होता है, वो तो एक प्रोटॉन पे होता है ना, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन तो होंगे नहीं, या एक ही प्रोटॉन होंगे बस? बताओ, इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होंगे क्या? कितने प्रोटॉन होंगे इस न्यूक्लियस के अंदर? कितने प्रोटॉन होंगे बताइए? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं जिसका जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, भाई एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना? या मैं कह सकता हूं नहीं? अब देखो, ये तो एक प्रोटॉन का चार्ज है ई, ठीक है? तो उसको अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे प्रोटॉन का चार्ज मिल जाएगा ना, और सारे प्रोटॉन का चार्ज रहेगा जेड ई। सारे प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया बेटा? जेड ई। इस बात से सेटिस्फाइड है आप कि मैंने Q2 को जेड ई कैसे लिखा? जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। हियर जेड इज एटॉमिक नंबर, जेड को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, एक चीज और देखिए यहां पर, ये जो हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई के लिए वैलिड है। ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, बस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। जैसे हीलियम प्लस, अब हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो हम इसके लिए ये मॉडल लगा सकते हैं, हीलियम के लिए लगा सकते हैं। ऐसी लिथियम 2+, ठीक है ना? इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3। समझ रहे हैं बात को? तो ये बोर मॉडल का पहला ही लिमिटेशन आपको मिल गया कि ये हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई के लिए वैलिड है। इसने मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही थी ना, वो कंसीडर नहीं करी, इनने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचा। यहाँ तो जितने भी आ जाएंगे, लेकिन जब ये हीलियम प्लस की बात आप करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है ना, उस पर एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचेगा। विदुषी इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो बोर मॉडल ने नहीं कंसीडर करा। ठीक है, तो चलिए यहां आ जाते हैं वापस। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो मैं लिख दूंगा K इंटू जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? तो दैट मीन्स इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहां आ जाएगा mv² r इज इक्वल्स टू kze²। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत यहां पे किसी भी तरीके से? यस, ये फर्स्ट इक्वेशन सबको समझ में आ गई? करिए, नोट करें इसको।